अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो भाग 2 है, कल हमने चैप्टर पढ़े थे दास पीटी का। आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे। 8वीं पोएम सायंकाळची शोभा। आसान नज़म है ये, मीनिंग्स पे ध्यान देना। सायंकाळची शोभा, सायंकाळ कहते हैं शाम के वक्त को, और शोभा मतलब खूबसूरती। यानी ये जो नज़म है, ये नज़म में जो शायर हैं उन्होंने शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो कुदरत कैसे दिखाई देती है ना, उस चीज़ों को यहाँ पर बयान किया है। तो सायंकाळ मतलब शाम, शोभा मतलब खूबसूरती। परिचय इसका एक लाइन का ही देख लेते हैं, जो आखिरी लाइन है परिचय में। आकाशातील सूर्य, आसमान का सूरज, मावळतीला जाताना, मावळतीला मतलब डूबते वक्त, मावळतीला जाताना मतलब डूबते वक्त। यानी शाम के वक्त जब आसमान में सूरज जब डूबने लगता है। पृथ्वीवर दिसणाऱ्या, पृथ्वीवर ज़मीन पर, दिसणाऱ्या दिखाई देने वाले, अप्रतिम सौंदर्याचे वर्णन। अप्रतिम सौंदर्य, अप्रतिम, अप्रतिम मतलब बहुत ज़्यादा, अप्रतिम सबसे अनोखा, सौंदर्य, सौंदर्य मतलब खूबसूरती, यानी ऐसी खूबसूरती जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वर्णन, बयान कवि ने सुबोध भाषेत केला है, खूबसूरत ज़बान में किया है। देखो शाम के वक्त जब सूरज डूबने लगता है तो अगर हम पहाड़ी इलाके में अगर देखें तो वहाँ की जो आसमान का जो रंग है ये सब बहुत बदल जाता है। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ ने ज़मीन जो है वो किस तरह से खूबसूरत दिखाई देती है, उसकी खूबसूरती को अपने वर्ड्स में उसने बयान किया है। पहले पोएम रीड करके मैं मीनिंग लिखा देता हूँ, वो मीनिंग लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर। पिवळे तांबूस, पिवळे मतलब पीला, तांबूस मतलब लाल। पिवळे तांबूस मतलब येलो रेडिश, यानी आसमान का जो रंग है देखो वो हल्का पीला और लाल दिखाई देता है। ऊन, ऊन मतलब धूप। कोवळे पसरे चौफेर, ऊन कोवळे, ऊन कोवळे मतलब कोवड़ा किसको कहते हैं, जो कोली जो धूप होती है, जो हल्की धूप होती है, जो हमारे आँखों को तकलीफ़ नहीं देती। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर, पसरे मतलब फैलना, पसरे मतलब फैलना, चौफेर मतलब चारों ओर। ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर। ओढ़ा नेई, अब पहले तो देखो एक बात पे ध्यान देना कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इवनिंग है ना, इवनिंग टाइप को यहाँ पे बयान किया हुआ है। अब इवनिंग टाइम को बयान किया है तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम पहाड़ी इलाकों में हैं, अगर हम पहाड़ की तरफ देखें तो वहाँ का जो सीनरी है ना, वो बहुत ही डिफरेंट मतलब दिखाई देता है, बराबर। तो अब शाम का वक्त है, तो जब सूरज यानी डूब रहा है ना, तो डूब रहा है तो इसके लिए वहाँ पे जो डिफ़ाइन किया हुआ है उन चीज़ों को, वो खूबसूरती से, मतलब पहले तो हमने देखे कि एक अट्रैक्शन है ना, एक अट्रैक्शन बताया गया है कि कैसे वो नेचर खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बराबर। और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि जो सूरज के डूबने की वजह से जो कलर फैला है ना, पूरा डिटेल हम देखेंगे। तो ओढ़ा नहीं सोने वाटे दुरुनिया। ओढ़ा, ओढ़ा मतलब जो पानी का जो बहाव है, नहीं ले जाता है। सोने, सोने मतलब गोल्ड है ना, गोल्ड सोना। वाटे वाहुनिया दूर, वाटे मतलब महसूस होना, और वाहुनिया दूर, वाहुनिया मतलब बहा ले जाना। मीनिंग पे ध्यान देना, बहा ले जाना, ओके। तो पानी का जो बहाव, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते बाद में हम लोग। तो पहले मीनिंग लिख दो, वाहुनिया दूर मतलब बहा ले जाना। आगे, झाडांनी किती मुकुट घातले,
झाडांनी किती मुकुट घातले. मुकुट, मुकुट मतलब जो ताज होता है, जो राजा महाराजाओं के सर पे जो ताज होता है उसको मराठी में कहते हैं मुकुट. झाडांनी किती मुकुट घातले. घातले मतलब पहनना. डोकीस सोनेरी. डोकीस, डोकीस मतलब सिर पर, मीनिंग बराबर लिखना, सिर पर. सोनेरी, सोनेरी मतलब वही गोल्डन कलर. कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेली. कुरणावर शेतात पसरला. कुरणावर शेतात मतलब खेत पर, यानी जो खेत की जो फसलें हैं ना, खेत की जो फसलें होती हैं. पसरला, पसरला मतलब फैला है. गुलाल चौफेरी, गुलाल मतलब जो है गुलाल, लाल रंग का गुलाल होता है ना, जो होली में या किसी फेस्टिवल में जो हवा में उड़ाया जाता है, आपने देखा होगा लाल रंग का जो गुलाल होता है. चौफेरी, चौफेरी मतलब चारों तरफ. हिरवे हिरवेगार शेत है. हिरवे हिरवेगार, हिरवे हिरवेगार मतलब हरे. शेत है सुंदर साड़ी से, साड़ीचे. साड़ी मतलब जो चावल की जो धान होती है, धान, ऐसा लिखो धान. सुंदर है साड़ीचे. डोके झोरे, झोके घेत कसे. झोके, झोके घेणे मतलब हवा से हिलना, हवा में झूलना. झोके घेत कसे चहूकडे. चहूकडे मतलब चारों ओर. हिरवे गालीचे, हिरवे यानी हरे, गालीचे मतलब जो कारपेट होता है, जो ज़मीन पे हम गालीचा बिछाते हैं. सोनेरी मखमली, सोनेरी मतलब गोल्डन. मखमली, मखमली जो देखो सॉफ्ट, मलमल जिसको हम कहते हैं, मलमल का जो कपड़ा होता है. सोनेरी मखमली. रुपेरी पंख कितिकांचे. रुपेरी मतलब खूबसूरत. पंख, पंख मतलब पर. कितिकांचे, कितिकांचे मतलब जो बर्ड्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं. ओके. रंग किती वर तऱ्हे तऱ्हेचे इंद्रधनुष्याचे. रंग किती वर तरह तरहेचे. तरह तरहेचे मतलब मुख्तलिफ किस्मों के, मुख्तलिफ. इंद्रधनुष्याचे, इंद्रधनुष्य मतलब रेनबो है ना, रेनबो जो होता है. अशी अचल फुलपाखरे. अशी अचल फुलपाखरे. अचल फुलपाखरे यानी जो बटरफ्लाइज होते हैं, है ना, फुलपाखरे मतलब बटरफ्लाइज. फुले साळीस जणू फुलती. फुले साळीस जणू फुलती यानी ऐसा लग रहा है कि फुलपाखरे ही जैसे, यानी बटरफ्लाई ही खिले हो. साळीवर झोपली. साळीवर झोपली मतलब उस जो पौधे हैं, जो धान है. झोपली, झोपली मतलब सो गई. जणू का पाळण्यात झुलती. जणू, जणू मतलब जैसे. पाळण्यात झूलती. पाळण्यात मतलब पालना, जो बच्चों का जो पालना होता है उसमें, जैसे कि वो झूल रहे हो बच्चों की तरह. झुळकन सुळकन इकडून तिकडे. झुळकन सुळकन, झुळकन सुळकन मतलब एक हम कह सकते हैं एक आवाज़ है. इकडून तिकडे इधर से उधर. किती दूसरी उड़ती मतलब कितना दूर, मतलब उड़ते हैं ये, यानी जो बटरफ्लाइज है. हीरे माणके पाचू. हीरे माणके पाचू ये सब जैसे पर्ल्स एंड डायमंड्स होते हैं, यानी जो पर्ल्स डायमंड्स होते हैं उसको कहते हैं हीरे माणके पाचू. फुटूनी पंखची गरगरती. फुटूनी, फुटूनी पंखची मतलब पंखों पे ऐसा लगता है कि इनके हीरे मोती आ गए हों. गरगरती, गरगरती मतलब गोल गोल घूमना. एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देखेंगे हम. पहा पाखरे चरोनी होती झाडावर गोळा. पहा पाखरे, पाखरे मतलब बर्ड्स. पहा पाखरे चरोनी होती झाडावर गोळा. चरोनी मतलब वो घूमकर अपना चारा लेकर आ गए हैं. अब होती झाडावर गोळा यानी अब वो पेड़ पर, झाडावर मतलब पेड़ पर, गोळा मतलब जमा होना. कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा. कुठे बुडाला, कुठे मतलब कहाँ.
बुड़ाला मतलब डूब गया। पलीकडील, पलीकडील मतलब दूसरी तरफ का, तो सोन्याचा गोळा, सोन्याचा गोळा, सोन्याचा मतलब गोल्ड का, गोळा मतलब गोळा कहते हैं जो जैसा कि जैसा बॉल होता है, गेंद होती है ना। गोला मतलब जो गोल हिस्सा है ना, यानी किसको कहा गया, सूरज को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख ले फटाक से, हम लोग जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते, मीनिंग देख लिए है, आसान नज़म है। पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर। तो जैसा मैं था कि शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है, तो शायर यहाँ पे कह रहा है कि पिवळे तांबूस ऊन कोवळे पसरे चौफेर, यानी चारों तरफ येलोइश और रेडिश कलर की जो धूप है वो चारों ओर फैली है। जैसे मैं आपको बताया, शाम के वक्त अगर हम पहाड़ पे देखें, जब सूरज डूबने लगता है ना, तो चारों तरफ ऐसी रोशनी फैलती है। ओढ़ा नहीं सोने वाटे वाहुनिया दूर, जो पानी का बहाव है, जो नदी का पानी है या झरने का पानी है, वो पानी का जो रंग है, उसका जो सूरज का जो रिफ्लेक्शन है, उससे वो गोल्डन कलर का लगता है। तो ऐसा लगता है कि मानो ये जो पानी का बहाव है वो अपने साथ में सोना बहा कर ले जा रहा हो। तो सोना बहा कर ले जाना मतलब समझ में आ रहा है ना, जो पानी का जो बहाव, इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है सूरज की रोशनी का। तो ऐसा लग रहा है कि मानो पानी के बहाव में सोना ले जा रहा हो। झाडांनी किती मुकुट घातले डोके सोनेरी, पेड़ों को देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने सुनहरे रंग के मुकुट यानी क्राउन है ना, ताज पहने हो। अब सुनहरे रंग के ताज मतलब क्या, इनके ऊपर भी सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इन पेड़ों को देखकर कि इन पेड़ों ने अपने सिर के ऊपर गोल्डन कलर के ताज पहने हैं। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, देखो आसान है नज़म, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सूरज डूब रहा है, चारों तरफ जो येलो और रेडिश कलर की धूप छाई है, पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि मानो अपने साथ सोना बहा कर ले जा रहा हो। पेड़ों के ऊपर देखो तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोने गोल्डन ताज पहने हैं, मतलब ये सूरज की रिफ्लेक्शन उन पे पड़ रही है। कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी, और खेत पर अगर हम नज़र डालें तो खेत की जो फसलें हैं उसके ऊपर भी सूरज की रिफ्लेक्शन पड़ती है, वो हल्की धूप पड़ती है जब सूरज डूबने लगता है। तो नीचे हम देख सकते हो, पिक्चर में बाजू में दिया हुआ है कि वो खेत बना हुआ है, बाजू में पानी बह रहा है, सूरज डूब रहा है। तो अब इस खेत के ऊपर ऐसा लगता है कि मानो पसरला गुलाल चौफेरी, यानी खेत के ऊपर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने गुलाल, लाल रंग का गुलाल फैला दिया हो। मैं गुलाल का मतलब आपको बताया, गुलाल जो होता है वो फेस्टिवल में रंग वगैरह उड़ाते हैं, है ना, और होली में गुलाल खेलते हैं। तो वो गुलाल जो होता है वो लाल रंग, ऑरेंज रंग, ऐसे रंग का होता है। गुलाल नॉर्मली लाल रंग का होता है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उस खेत पर लाल रंग का गुलाल फैला दिया। तो ये सब रिफ्लेक्शन है, याद रखना, ये सब रिफ्लेक्शन है किसका, सूरज का। ये सिर्फ नेचर को पोएट ने डिस्क्राइब किया कि ऐसा नेचर दिखाई दे रहा है। हिरवे हिरवेगार शेत है सुंदर साड़ीचे, और ये जो खेत है, ये जो धान के जो खेत है, ये हरे हरे खूबसूरत है। यानी हम कभी अगर आप गांव जाते हो तो आप खेत वगैरह में जब जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो तो धान के, चावल के, गेहूं के, है ना, अलग अलग जो खेत होते हैं तो वो हरे हरे रंग के होते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं क्योंकि चारों तरफ वो फैले रहते हैं। झोंके घेत कसे चहूकडे हिरवे गालीचे, उन खेतों को, उन हरे खेतों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो झूल रहे हों। चहूकडे हिरवे गालीचे, चारों तरफ नज़र घुमाओ तो ऐसा लग रहा है कि वो जैसे हवा में झूलने वाले गालीचे हैं। गालीचा समझते ना, जिसको हम कारपेट कहते हैं, जो ज़मीन पे बिछाया जाता है। तो ये हरे खेत जो है इसको कहा गया है जैसा कारपेट की तरह, जैसे कि ये कारपेट ज़मीन के ऊपर हवा से हिल रहे हों। सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितिकांचे, अब जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बटरफ्लाइज़ है, जो बर्ड्स है, उनके जो पंख होते हैं वो सोनेरी मखमली, बहुत ही
सुनहरे, मखमली और रुपेरी खूबसूरत पंख होते हैं. रंग किती वर तरह तऱ्हेचे इंद्रधनुष्याचे. और ऊपर अगर हम देखें तो इंद्रधनुष्य भी आया हुआ है, मतलब रेनबो आया हुआ है. और वो रेनबो के अलग अलग मुख्तलिफ रंग और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं, मतलब उस शाम को और भी उसके अंदर खूबसूरती बढ़ा रहे हैं. अशी अचल फुलपाखरे फूले साड़ी जणू फुलती. और ये जो फूलों के ऊपर जो फुलपाखरे होते हैं, जो बटरफ्लाइज होते हैं, वो यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, है ना. तो वो जैसे कि चारों तरफ घूम रहे हैं. साड़ीवर झोपली जणू का पाळण्यात झूलती. और ऐसा लगता है कि वो उस धान के खेत के ऊपर जैसे बैठे हैं और वो जैसा उसके अंदर झूला झूल रहे हैं. उनके लिए एक पालना बना हुआ है. पालना मतलब जैसा कि जो झूला होता है जो बच्चों को उसमें सुलाया जाता है. तो हवा से वो साड़ी के खेत हिल रहे हैं और फूल जो बटरफ्लाई जब उन पे बैठते हैं तो वो भी उसके साथ हिलते हैं ना, उन पौधों के साथ. तो ऐसा लगता है कि मानो वो पालने में बैठकर झूला झूल रहे एक बच्चे की तरह. ओके, वो बटरफ्लाइज. झुळकन सुळकन इकडून तिकडे किती दूसरी उड़ती. और कुछ बटरफ्लाइज इधर उधर ऐसे एकदम जल्दी जल्दी उड़ते हुए दिखते. जो बटरफ्लाइज होते देखो वो एक जगह पे जल्दी रुकते नहीं. हीरे मांड के पाँचों फुटूनी पंखची गरगरती. उनके पंखों को अगर देखें तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनके पंखों को इतना खूबसूरत बनाया है. तो उनके पंखों के अंदर देखें तो ऐसा लगता है कि हीरे मोती किसी ने डिज़ाइन किए हो. और वो पंखची गिरगरती. और वो अपने पंखों के साथ यहाँ वहाँ गोल गोल घूमते रहते हैं. तो उन बटरफ्लाइज को देखकर, उनके पंखों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके पंखों के ऊपर हीरे मोती जड़े हुए हैं. पहा पाखरे चरोनी होती झारावड़ गुड़ा. और पेड़ पर देखो तो जो परिंदे होते हैं वो यानी यहाँ वहाँ घूमने के बाद, अपना चारा जमा करने के बाद वो शाम के वक्त पेड़ों पे जमा होते हैं. हम नॉर्मली देखते हैं ना कि जो परिंदे होते हैं वो पेड़ों पर जमा हो जाते हैं शाम के वक्त, अपने नेस्ट पे आ जाते हैं. कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा. और फिर अचानक से जो सूरज जो है वो अचानक से गायब हो जाता है. पता नहीं चलता कि वो कहाँ डूब गया है. मतलब जो सूरज है वो पहाड़ के पीछे अचानक गायब हो जाता है. उसको कहा गया सोन्याचा गोळा. तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई. ये स्टूडेंट्स ईजी है बहुत. जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर हमने देखे थे जिसको बहुत टाइम लगा था, है ना. और कुछ चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, आसान है, छोटे हैं. तो ये नज़म भी बहुत आसान थी. शाम के वक्त को मुसन्निफ़ ने डिफ़ाइन किया, शाम का वक्त कैसे दिखाई देता है. अगर कुछ इसमें डाउट रहा तो आप एक बार उसको पीछे करके देख लेना. ओके, कृति देख लेते. इसकी कवि ने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्ये. यानी शायर ने बयान किए हुए जो धूप है, उस धूप को कैसे उसने बयान किया. तो धूप को कैसे बयान किया उसने, 3 आंसर है ना. तो पिवळे, तांबूस और कोवळे. पीला, रेड और कोवळे. कोवळे मतलब कोवली धूप, है ना. 3 आ गए आंसर. उसके बाद में है कवी ने वर्णन केलेली फुलपाखरांच्या पंखाची वैशिष्ट्ये. शायर ने जो फुलपाखरू है, जो बटरफ्लाइज है, उनके परों को कैसे डिफ़ाइन किया, है ना. तो 3 यहाँ पे दिया हुआ है ना. ये हीरे माणके पाचू, जैसे उसमें हीरे माणके पाचू मतलब उसमें पर्ल्स, डायमंड्स और मोती उसमें जैसे लगे हुए हों. ओके. इंद्रधनुष्य उत्तर हे येईल असा प्रश्न तैयार करा. आपको एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका जवाब आए इंद्रधनुष्य. ठीक है ना. जैसे कि अभी यहाँ पे जो लाइन है ऊपर से देखो, अभी जो पेज में सामने रखा हो ऊपर से चौथी लाइन देखो, वो दिखा है ना, रंग कितीवर तरह तरहचे इंद्रधनुष्य. तो आप ऐसा सवाल बनाओ जिसका जवाब इंद्रधनुष्य मिले, है ना. तो इसका सवाल हम ऐसे बना सकते हैं, 7 रंग कोणाचे असतात, है ना. यानी 7 रंग किसका होता है, तो उसका आंसर आएगा इंद्रधनुष्य. सिंपल बनाना है ना. खालील संकल्पना आणि त्यांचा अर्थ, यानी पोएम की लाइन उसको कैसे हम दूसरों से कैसे उसको मैचअप करेंगे. अब जैसा ओढ़ा नहीं सोने वाटुनिया दूर, है ना. अब इसका आंसर क्या आएगा, 3rd वन.
ओढ्यातील वाहते सोनेरी पानी म्हणजे जणू सोने, तो जैसा बहता हुआ पानी के अंदर जो पानी है वो सुनेरी लग रहा है करके इसको ऐसा कहा गया है ना, जैसा हमने पढ़े हैं। उसके बाद है कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी, यानी खेत की फसलों पर जो गुलाल है वो चारों तरफ फैला है, तो इसको क्या कहा गया है? पहला आंसर आएगा जैसे कि कुरणावर, मैच करना पहले से कि कुरणावर शेतात पसरलेला गुलाबी रंग म्हणजे जणू गुलाल, तो वो जो फैला हुआ जो रंग है उसको गुलाल कहा गया है। ठीक है। थर्ड, झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे, तो इसका आएगा आंसर चौथा वाला, साळीची शेते म्हणजे झोके घेणारे जणू हिरवे गालीचे, जो खेत है वो उसकी जो फसल है वो ऐसा लग रहा है कि हरियाली जो हरे, ऐसा लग रहा है कि हरे गालीचे किसी ने बिछाए और वो हवा से हिल रहे हो। और आखिरी, हीरे माणके पाचू फुटुनी पंखची गरगरती, तो हीरे मोती किस पे लगे हुए, तो दूसरा आंसर फुलपाखरांचे सुंदर रंग पंख म्हणजे जणू हीरे माणक, जो बटरफ्लाई के जो अलग अलग रंग के जो पंख है वो ऐसा लगता है कि हीरे मोती है। ठीक है। उसके बाद में है जो चौथा सवाल है, कवितेतील यमक जुळवणारे शब्द शोधा व लिहा। यमक जुळवणारे यानी राइमिंग, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स, जैसा चौफेर का दूर, सोनेरी चौफेरी, साळीचे गाळीचे, जो लास्ट वर्ड होते ना, कितिकांचे इंद्रधनुषाचे, फुलती झुलती, उड़ती गरगरती, गोला का नहीं आएगा क्योंकि गोला गोला सेम है, तो हमें 4-5 जोड़ी इसकी मिल गई है। समझा ना? राइमिंग, जैसे इंग्लिश में राइमिंग्स हम ढूंढते हैं वैसे मराठी में जो लास्ट के जो राइम्स करने वाले वर्ड होते हैं, फुलती झुलती, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको आंसर बताया, तो ऐसे जोड़ी बना के लिखने का उसको। कवितेच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा। कृती है सोनेरी मुकुट घालणारी, सोनेरी मुकुट, गोल्डन ताज पहनने वाले, क्या है आंसर? झाड़े, बराबर है ना। साड़ीवर झोपनारी, खेत की फसलों के ऊपर ऐसा लग रहा कौन सो रहा है? फूल पाखरे, है ना, फूल पाखरे ऐसा लग रहा है कि झूल रहे वहाँ पर, सो रहे बच्चे की तरह। सोन्याचा गोळा, सोन्याचा गोळा किसको कहा गया है? सूर्य, है ना, सूरज को, सूर्य। 6 क्वेश्चन क्या है? खालील परिच्छेद वाचा, ये पैराग्राफ पढ़ो, विराम चिन्हाचा योग्य वापर करून परिच्छेद पुन्हा लिहा। और विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएट करना है इसे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह यहाँ पे लगाना है। तो जैसा कि आवडले का तुला जेवण सागरला आई म्हणाली, आवडले का तुला जेवण, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आई म्हणाली कॉमा, है ना, सागर म्हणाला कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में, आवडले ना, खूपच चविष्ट जेवण होते आजचे, हा, साऱ्या भाज्या सुरेख झाल्या होत्या, बटाट्याची भाजी तर छानच, शेवयाची खीर, चटणी कॉमा आएगा, कोशिंबीर कॉमा, आमटी, सारच छान झालं होतं, फुल स्टॉप। आई तुझ्या हाताला तर वेगळीच चव आहे, फुल स्टॉप। आज खरंच माझं पोट खूप भरलं आहे, फुल स्टॉप। समझे? इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। तो इस तरह से इसको हमको कंप्लीट करना है। या तो यहाँ पे हमको इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, जहाँ पे जो चीज़ें वो हमको लिखनी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है स्वमत का है। स्वमत मतलब जो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है, संध्याकाळच्या सौंदर्याचे कवीच्या आधारे तुमच्या शब्दात वर्णन करा। यानी जो शाम का जो वक्त है उसको पोएम में कैसे डिफ़ाइन किया, उन्हें अपने ओन वर्ड में हमको डिफ़ाइन करना है। देखो आपके पास अगर डाइजेस्ट होगी तो डाइजेस्ट में से ये आंसर याद कर लेना, और मीनिंग्स के लिए टेक्स्ट बुक में जो मीनिंग लिखा था वो मीनिंग आप रेफ़र करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, है ना। फिर इसके बाद में सूर्योदयाचे वर्णन तुमच्या शब्दात करा। सूर्योदय मतलब सूरज उगना, यानी सूरज राइज होना, उसको भी अपने जुमलों में आपको डिफ़ाइन करना है। ओके, तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। अभी जैसा कि ये तरफ मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये तरफ चैप्टर जो है वोमिट है ना। इसके बाद हमने एक सबक किए थे दास पीटी का। उसके बाद जो
पोषण में है वो हम लोग देखेंगे कि अब ज़रा हा देश माझा है ना, तो अब हा देश माझा जो है ये बहुत ही यानी छोटी सी नज़म है, ठीक है। तो ये नज़म हम लोग पूरी कर देंगे अभी, क्योंकि टाइम भी है हमारे पास। तो ये नज़म पूरी कर लेते हैं, मीनिंग और एक्सप्रेशन साथ में देख लेते हैं हम लोग। आसान नज़म है। हा देश माझा, हा देश माझा मतलब ये देश हमारा है। ये यूनिटी के बारे में डिस्क्राइब करती है पोएम। प्रस्तुत कवितेत परिचय, सेकंड पैराग्राफ। प्रस्तुत कवितेत दिए गई नज़म में भारत देशाबद्दलचे प्रेम, भारत देश को लेके जो प्यार है, भारतातील निसर्ग सौंदर्य और भारत की जो खूबसूरती है, विविधतेतील एकता, विविधता मतलब जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं, एकता यूनिटी, यांचे वर्णन कवितेने केले आहे। मतलब इस नज़म में शायर ने देश को लेके प्यार, हिंदुस्तान की खूबसूरती और जो डाइवर्सिटी है लेकिन उसमें यूनिटी है, इन सब चीज़ों को बयान किया है। देश विघातक कृत्य और देश को नुकसान करने वाले जो काम है, कृत्य मतलब काम, करनारे हाथ और ऐसे हाथ जो देश के खिलाफ काम करते हैं, देश कार्याकडे वळावेत और देश की भलाई के लिए उसको हमें घुमाना है। यानी उन लोगों को हमको नुकसान जो करते देश का, उन्हें वहाँ से मोड़कर देश के भलाई के काम में लाना है। अनेक धर्म, मुख्तलिफ धर्म, अनेक जाति, मुख्तलिफ जात यानी रिलीजियन असल्या तरी माणुसकीचे नाते जपावे, लेकिन फिर भी हमें माणुसकी, माणुसकी मतलब ह्यूमैनिटी, नाते मतलब रिलेशन, जपावे मतलब हमें संभाल के रखना है। यानी हमारे देश में मुख्तलिफ धर्म है, मज़हब है, लेकिन फिर भी हमें अपने जो रिलेशन इंसानियत का उसे मेंटेन रखना है। असा संदेश या कवितेतून कवि ने दिला है और यही मैसेज इस नज़म में शायर ने दिया है। ठीक है, तो हम लोग ये नज़म को हम लोग शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन और जो मीनिंग्स है वो साथ में देखेंगे। हा देश माझा याचे भान जरा से राहू दिया। हा देश माझा, ये देश मेरा है। भान जरा से राहू दिया रे। भान, भान मतलब एहसास, यानी इस चीज़ का हमें होश रहना चाहिए, इस चीज़ का हमें एहसास होना चाहिए कि ये देश हमारा है। यानी हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, और वाकई में हम हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ धर्म के लोग हैं लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। कुछ ही ऐसे जो बुरे लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो ऐसे बुरे लोग की कोई औकात भी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की एकता को बिगाड़ भी नहीं सकते। हा उंच हिमालय माझा, ये ऊंचा जो हिमालय वो हमारा। हाँ विशाल सागर माझा, विशाल मतलब बहुत बड़ा, सागर मतलब समुंदर, ये हिमालय हमारा है, ये समुंदर हमारा है। या गंगा, ये गंगा नदी, यमुना, शेती, यमुना नदी, शेती, खेती, धरती, ज़मीन, बाग बगीचा माझा, और ये पूरा जो हिंदुस्तान के ज़मीन पर जो बाग बगीचा फैला ये हमारा है। यानी हमें ये शायर हमें महसूस करवा रहा है कि ये हिंदुस्तान हमारा है, इसकी ज़मीन, इसकी खेती, इसकी नदियाँ, ये हिमालय, ये सागर सब हमारा है। अभिलाषा यांची धरता, कुणी नज़र वाकडी करता। अभिलाषा, अगर कोई ये उम्मीद करता है, होप रखता है इसकी, इन ज़मीन की, कुणी नज़र वाकड़ी करता, कोई हमारे हिंदुस्तान को नज़र टेढ़ी करके देखता है, कोई चाहता है कि ये गंगा नदी, हिमालय, सागर, ज़मीन हम ले लें, कोई नज़र टेढ़ी करके देखता है। या मरण द्यावया, स्फुरण आपल्या बाहू पाऊ द्या रे। या मरण द्यावया मतलब इनके खिलाफ़ मरने के लिए, लड़ने के लिए, स्फुरण ताकत, हिम्मत, आपल्या बाहू पाऊ द्या रे, अपने बाहू मतलब अपने हाथों में, यानी अपने हाथों में इतनी हमें ताकत लाना है कि हम ऐसे जो हमारे हिंदुस्तान पर जो नज़र रखते हैं उसको हम लड़कर उनसे लड़ाई कर सके, उन्हें मार सके। इतनी ताकत हमारे हाथों में होनी चाहिए कि कोई नज़र उठा के ना देखे।
जे हात उस्तुकलेले दगडांच्या वर्षावाला। अब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, उस्तुकलेले उठाए हैं, दगडांच्या वर्षावाला, जो पत्थर फेंक रहे हैं, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, यानी जो हिंदुस्तान की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि सब धर्म के लोग मिलके रह रहे हैं, जो भी है, रोखा थे लावा कार्यालय या देशाच्या प्रगतीला। रोक दो ऐसे हाथों को, यानी बुराई के काम करने वाले के हाथों को हमें रोक देना है, उन्हें रोककर उन्हें समझाना है। लावा कार्यालय या देशाच्या प्रगतीला, और उन्हें काम पे लगाना है, काम काज पे लगाना है, देशाच्या प्रगतीला, ऐसे काम पे जिससे हमारे देश की उन्नति हो, जिससे हमारे देश की प्रोग्रेस हो। यानी हिंदुस्तान में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एकता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें रोक देना है, उन्हें समझाना है, और उन्हें ये कोशिश करना है, हमें उन्हें देश की प्रोग्रेस कराने में आगे लाना है। हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपुला घात। हे बंद करा उत्पात, उत्पात मतलब बुरे काम, बंद करो ये बुरे काम। थांबवा आपुला घात, घात यानी जो बुराई है वो बुराई को आप रोक दो। सामर्थ्य न जाओ व्यर्थ, सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब हमारी जो कैपेसिटी है, न जाओ व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार, काही सा अर्थ ही योग दिया रे, मतलब अपने हिम्मत, अपनी कैपेबिलिटी को इस तरह से ज़ाया मत करो, कुछ उसमें पॉजिटिवनेस लेकर आओ, अच्छाई लेकर आओ। यानी हम अपने हिम्मत का जो इस्तेमाल है, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिवली कर सकते हैं, अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं, ये हमें सिखाना है। जरी अनेक आपुले धर्म, देखो भले हमारे धर्म मुख्तलिफ है, जरी अनेक आपुल्या जाती, हमारी ज़ात धर्म अलग अलग है, परी अभंग असू द्या रे, परी मतलब फिर भी, अभंग, अभंग मतलब कभी ना टूटे, असू द्या कभी ना टूटे, सदैव आपुली माणुसकीची नाती, लेकिन फिर भी हम अपने इंसानियत के रिलेशन को कभी ना तोड़ें, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है ये अनब्रेकेबल है। भले हमारे धर्म मज़हब अलग अलग है, लेकिन हम अपने धर्म को, अपने इंसानियत को कभी इस तरह से टूटने नहीं देंगे। दया सर्व दू ललकारी, ललकारी मतलब चैलेंज, दूर तक चैलेंज दो, फुंकारे एक तुतारी, फुंकारे मतलब फूकना, तुतारी जब लड़ाई की आगाज़ जब होती ना, तो एक यानी हम कह सकते हैं एक सीटी जैसा बजती है, यानी आगाज़ होते वक्त पहले ज़माने में बजाते थे ऐसा, एक तुतारी हाथ में मुंह से ऐसा फूंक कर, यानी लड़ाई के आगाज़ होने का इशारा होता था। यानी ललकारो, चैलेंज दो, जो हमारे इस धर्म के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो हमारी एकता के ख़िलाफ़ है। संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे, संदेश मैसेज, रोष यानी गुस्सा, द्वेष जलन, मनातील वाहून जाते, और अपने मन से गुस्सा नफ़रत ये सब हमें ख़त्म कर देना है, बहा देना है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी नज़म थी ये, तो आपको समझ में आया होगा कि इस नज़म में शायर ने बस इतनी सी बात हमें बताई है कि ये देश हमारा है, ये हिमालय पर्वत, सागर, गंगा, नदी, ज़मीन, बाग बगीचे सब हमारा है। कोई अगर इसकी उम्मीद रखेगा, कोई अगर इसकी तरफ नज़र उठा के देखेगा, तो हम उसके लिए लड़ने की, उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारे अंदर ताकत है। और जो बुरे काम के लिए, जो बुरे काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की एकता को, खूबसूरती को ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें समझाना है, हमें उन्हें अच्छे कामों में लाना है, उनसे काम बंद करवाना है, और उनकी ताकत, उनकी हिम्मत का पॉजिटिवली हमें यूज़ करना है। भले हमारे हिंदुस्तान में धर्म अलग अलग है, मज़हब अलग अलग है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत जो कभी ना टूटने वाली ऐसी है। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हमें चैलेंज करना है, लड़ाई के आगाज़ करना है, और दिल की बुराई जलन हमें बहा देना है, हमें ख़त्म करना है, और हमें मिलजुल कर रहना है। तो बहुत बड़ा मैसेज है नज़म में कि हर धर्म के लोगों को, कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम मिलकर रहेंगे, ठीक है। कृती देखते इसमें देशाचे मोठेपण सांगणाऱ्या कवितेतील गोष्टी, यानी हमारे देश की मोठेपन, मोठेपन मतलब बढ़ाई बताने वाली नज़म की 4 चीज़ें बताना है। जैसा कि हम इसमें लिख सकते हैं ना, विशाल सागर, उनसे हिमालय, गंगा, यमुना, है ना, ऐसे सब चीज़ें हम लिख सकते हैं।
कवीने उल्लेख केलेल्या करायच्या गोष्टी, हमें क्या करना है, ऐसी 4 बातें, क्या करना है। तो क्या करना है मतलब पहले तो आप इसमें से लिख सकते हो कि रोकना है बुरे काम करने वालों को, है ना, उनको अच्छाई की तरफ लाना है, दूसरा काम हो गया। फिर उसके बाद हमें चैलेंज करना है ऐसे लोगों को और उनके खिलाफ़ लड़ना है। ऐसी 4 बातें आप नज़म में से आराम से ढूंढ के लिख सकते हो। मैं चाहता हूँ आप खुद ढूंढो वो, ठीक है। समझा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। अब योग्य पर्याय, सही ऑप्शन चुनना है। तुमचे बाहू स्फुरण पाव द्या, तुम्हारे बाहू में, तुम्हारे ताकत में मतलब हिम्मत आने दो। तो किसके लिए? थर्ड है ना, देशाकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्या धडा शिकवण्यासाठी, यानी हमारे देश के तरफ यानी टेढ़ी नज़र रखने वाले, बुरी नज़र रखने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ। देशातील विविधता दर्शवणारी कवितेती ओळ, ऐसी कौन सी लाइनें नज़म में जिसमें हमारे देश की विविधता बताई गई। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि डाइवर्सिटी तो बहुत सारी है। डाइवर्सिटी हमारे धर्म में है, जैसे कि जरी अनेक आपुले धर्म, जरी आपुले अनेक जाति, है ना, ये एक लाइन हो गई। फिर उसके बाद में ये एक लाइन आएगी जिसमें से डाइवर्सिटी बताई गई है। एका शब्दात उत्तरे लिहा, कवीने जपायला सांगितलेली गोष्ट, शायर ने कौन सी चीज़ें संभालने के लिए कहा है ना, जपायला ये वर्ड नज़म में आपको मिलेगा। सर्वदूर ललकारी देण्यासाठी वापरल्याचे साधन, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लड़ाई के आगाज़ करने के लिए चैलेंज करते हैं। वो बताया ना, तुतारी, जिसको फूंकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है। लड़ाई के आगाज़ से पहले वो फूंकते हैं, जिससे सामने वाले को पता चलता है कि लड़ाई अब शुरू कर दी हमने, लड़ाई की आगाज़ हो गई है। काढील तख्ता पूर्ण करा, कवितेचे नाव, कवितेचे नाव, पोएम का नाम लिखना है, कवि शायर का नाम, कवि ने उल्लेख ले लिया नैसर्गिक गोष्टी, कुदरती कौन कौन सी चीज़ों की बात यहाँ पे उसने की, कुदरती चीज़ें कौन कौन सी आई है इसमें ये लिखो यहाँ पर। कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, शायर को क्या कहना है इस नज़म के ज़रिए। स्वमत में कवितेतून मिलनारा संदेश तुमच्या शब्दात लिया, इस नज़म से हमें क्या मैसेज मिलता है अपने ओन वर्ड में लिखना है। तो ओन वर्ड में हमको ये बताना है कि इस शायर से हमें यूनिटी, एकता, मिलजुल कर रहने की बातें बताई गई है ना। स्वतःचे सामर्थ्य देशहितासाठी वापरा, अपनी ताकत को देश के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, या विषय तुमचे विचार, इस बारे में हमारे क्या ख्याल आते हैं वो हमें बयान करना है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पोएम आपको समझ में आई है स्टूडेंट्स। और हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस के बारे में। इस बार हमने देखे कि हमारे विजडम एकेडमी में जो टॉप की है ना, खान सानिया, जो सिम्बियोसिस स्कूल से थी, पूरे मुमरा में फ़र्स्ट आई है इंग्लिश मीडियम में विथ 95%। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपना आइडियल बनाओ। मुमरा में पूरे टॉप की जो एक टीएमसी स्कूल की एक बच्ची है, सोचिए टीएमसी स्कूल, बहुत बड़ी बात है। आपको तो माशाल्लाह इतना बेनिफिट है, स्कूल अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि टीएमसी स्कूल अच्छी नहीं, टीएमसी स्कूल भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप टीएमसी स्कूल में एडमिशन लो तो आप कभी नहीं लोगे। तो सोचो वहाँ उस बच्ची ने पढ़ाई की और पूरे मुमरा में वो अव्वल आई है उर्दू मीडियम में, बहुत बड़ी बात है। उन टीचर्स ने जो उनके पीछे मेहनत की है, सेल्फ स्टडी बहुत की थी उसने, उसका इंटरव्यू आपने देखा होगा। तो आप भी ये काम मतलब कर सकते हो, लेकिन क्या सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप अगर सिंसियर रहोगे पढ़ाई को लेकर तो हो पाएगा ना, खाली सोचने से नहीं होगा कि हम भी ऐसा करेंगे। आप सोचोगे कि नहीं हम भी मुमरा में टॉप करेंगे, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको उतनी मेहनत करनी होगी। यूनिट 2 चल रहा है, यूनिट 2 में अभी आप देखोगे ना तो ये मोर सबक है। फिर इसके बाद में यूनिट 2 के अंदर क्या क्या बचा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए मोर सबक हो गया, ये होने के बाद में फिर मॉरिशस, मेरे ख्याल से एक और इसमें से कोई सबक वोमिट है, वो बाद में आपको बताऊँगा कौन सा वोमिट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो इसमें भल्लगड़ी दादा, तो कुछ ख़त्म, मतलब अब मेरा पोर्शन एकदम ख़त्म पे है।
ज़्यादा नहीं बचा है अभी कुछ। तो जो कुछ भी अभी रिमेनिंग है ना, मैं जल्द से जल्द वो कंप्लीट कर लूँगा। बट इसमें आपका मुझे सपोर्ट ये चाहिए कि सपोर्ट इन द सेंस व्हाट, कि आपको पढ़ना है। आप अगर सोचोगे कि हम लोग बस खाली लेक्चर सुनेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, उतना आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप पैसेजेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अच्छा परसेंटेज अगर स्कोर करना है तो मेहनत करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो नोटबुक में। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्लासेस शुरू होगी, तो फिर ग्रामर वगैरह हम लोग सामने सामने कर लेंगे। लेकिन जब तक सब बंद है तो हमको ऑनलाइन लेक्चर ही लेना है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, ओके। और पोएम में कोई डाउट रहेगा तो एक बार उसको रिवाइंड करके सुन लेना 1-2 बार। आई होप ये पोएम दोनों आपको समझ में आई। ये दोनों पोएम की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।